जिसे आप बोल सकते हैं पृथक्करण या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। ये भी आप यहीं से ही स्पष्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भी प्रथम पीढ़ी पर ही प्रकट हो जाता है। प्रथम पीढ़ी में जो युग्मक बनते हैं उसी दौरान ये नियम प्रतिपादित हो जाता है। क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। अब बच्चों यहाँ पर अपन फोकस करते हैं प्रथम पीढ़ी पर, यहाँ पर हमको जनकों की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये देखें कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी थी वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी। आप दूसरा लक्षण ले लो, आपने गोल का लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, जो भी आपने लेनी चाहिए। ये हो गई प्रथम पीढ़ी, ठीक है। ये कब आई? जब हमने कैपिटल टी वाले का क्रॉस स्मॉल टी से कराया था। ऐसे यहाँ पर कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराया था। तो ये प्रथम पीढ़ी आती है, ठीक है। अब जब इस प्रथम पीढ़ी के युग्मक बनाए जाते हैं तो युग्मक निर्माण के दौरान क्या मैंने आपको बताया था कि ये जो जोड़े के दोनों कारक हैं या जीन हैं या गुणसूत्र हैं, एक दूसरे से अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। आपने क्रॉस में देखा होगा, दोनों में चले जाते हैं। इसमें भी यही होगा, ये दोनों अलग अलग में चले जाते हैं। आप देखो, क्या देख रहे हो आप कि प्रथम पीढ़ी जो थी वो कैसी थी बच्चों? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर दोनों कारक मौजूद हैं। विषम युग्मजी से मतलब हो गया कि यहाँ पर दोनों कारक मौजूद हैं प्रथम पीढ़ी में। लेकिन जब हमने इस प्रथम पीढ़ी के युग्मक बनाए और युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस दौरान क्या हुआ? जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो गए। अब आप इसी पीढ़ी के जब युग्मक देख रहे हो तो बच्चों क्या ये युग्मक विषम युग्मजी हैं? अगर ये विषम युग्मजी होते तो यहाँ पर दूसरा कारक भी होता? नहीं है। ये केवल कैपिटल टी है, यानी जो कि किसको दर्शाता है? लंबाई को। ये स्मॉल टी है जो कि दर्शाता है बौनेपन को। ऐसे ही ये कैपिटल आर है, ये गोल को दर्शा रहा था, और ये स्मॉल आर झुर्रीदार को दर्शा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके जो जिस जनक से ये युग्मक बने हैं, ठीक है, वो युग्मक शुद्ध अवस्था में है, यानी यहाँ पर ये अवस्था विषम युग्मजी नहीं है। या ये मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि जब युग्मक बनते हैं तो जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। विसंयोजन या पृथक्करण, पृथक हो जाना, अलग अलग हो जाना, यही पृथक्करण का नियम है। इसको मैं अगर मैं शब्दों में बोलूं तो क्या बोलेंगे इसे कि जो प्रथम पीढ़ी होती है, संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी सदैव विषम युग्मजी अवस्था में होती है। ध्यान रखें, क्या है कि संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी सदैव विषम युग्मजी अवस्था में होती है, लेकिन विषम युग्मजी अवस्था में दो अलग अलग कारक पास पास होते हैं, लेकिन ये अपनी शुद्धता नहीं होते। यानी जो कारक जो लक्षण को दर्शाता है, आगे भी वो उसी लक्षण को दर्शाएगा, यानी अपनी शुद्धता नहीं खो रहे हैं। इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला गया है। और जब युग्मक निर्माण होता है तो दोनों कारक एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है पृथक्करण का नियम। प्रथम पीढ़ी सदैव विषम युग्मजी अवस्था में होती है। विषम युग्मजी अवस्था में दो कारक एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, एक दूसरे में मिलते नहीं है, यानी एक दूसरे की शुद्धता को नष्ट नहीं करते, और युग्मक निर्माण के दौरान दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो इसे कहेंगे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। ठीक है, वापस मैं एक बार फिर समझा रहा हूं आपको कि प्रथम पीढ़ी जो है, आप कोई भी क्रॉस करा लो, प्रथम पीढ़ी जो है वो विषम युग्मजी अवस्था में मिलेगी आपको, क्योंकि दोनों कारक मौजूद हैं। अब दो कारक की उपस्थिति में, जैसे मैंने कहा था कि प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो क्या ये मान लें कि बौने के लक्षण खत्म हो गए? नहीं बच्चों, अगर बौने के लक्षण खत्म हो चुके होते तो द्वितीय पीढ़ी में जो 25% बौने पौधे आए थे वो नहीं आते। इसका मतलब बौने के लक्षण थे लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। प्रभाविता का नियम आपको ये बताता है कि प्रभावी कारक की उपस्थिति में प्रभावी कारक लक्षण नहीं दिखा पाता, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ।
अगर वो नष्ट हो चुका होता तो द्वितीय पीढ़ी में बौने पौधे कभी प्रकट नहीं होते या झुर्रीदार कभी प्रकट नहीं होते। और अगर ये हम कह दें कि ये जो प्रभावी कारक है इसके साथ हमेशा रहेगा, अगर ये हमेशा रहता तो भी बौने पैदा नहीं होते, क्योंकि अगर कैपिटल कारक साथ में है तो वो अपने लक्षण दिखाएगा, कभी भी जो स्मॉल है वो तो लक्षण दिखाएगा ही नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि दोनों कारक एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तभी तो इन दोनों का क्रॉस हुआ था, सॉरी, जब इसका इससे क्रॉस कराया था ये, तो बौने पौधे आए थे। तो ये क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी इससे अलग हो गया था। युग्मक जब बना था तो कैपिटल टी से अलग हो गया। अगर ये कैपिटल टी से अलग नहीं हुआ होता तो यहाँ पर कैपिटल टी होता, और कैपिटल टी होता तो लक्षण बौने के नहीं लंबे के आते। इसका मतलब ये कैपिटल टी इसमें युग्मक में नहीं है। तो यही हो गया युग्मकों की शुद्धता का नियम कि जिस जनक विषम युग्मजीय अवस्था में जो जनक, लेकिन उसका युग्मक विषम युग्मजीय अवस्था में कभी नहीं होता, वो युग्मक हमेशा शुद्ध अवस्था में ही होगा। उसमें दूसरा अप्रभावी कारक है तो प्रभावी नहीं होगा, प्रभावी कारक है तो अप्रभावी कारक नहीं होगा। तो इसलिए इसको युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, मेंडल का ये ऐसा नियम है जो अपवाद रहित है। अपवाद मतलब इसकी संकल्पना को कोई भी विफल नहीं कर पाया, ऐसा प्रकृति का नियम है, ऐसा सदैव होता है। कभी भी इस घटना का कभी भी किसी भी वैज्ञानिक के पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला जो इसको गलत साबित कर सके। तो ये फिक्स था कि युग्मक सदैव शुद्ध अवस्था में होंगे, विषम युग्मजीय हो चाहे जनक शुद्ध अवस्था में हो यानी समयुग्मजीय हो, हमेशा जो युग्मक बनेगा उसमें एक ही कारक होगा, दूसरा कारक कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया